देखिए, जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, तो ये बी वेक्टर्स हैं आपके, ये सब बी वेक्टर है। और ये वेलोसिटी वेक्टर है बी वेक्टर से किसी एंगल थीटा पर, ठीक है ना। तो हियर वेलोसिटी एज वन कंपोनेंट वी कॉस थीटा बिल्कुल दिख रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, सही बात है। तो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स कभी बी वेक्टर के तो अलोंग आ ही नहीं सकता, यही बात है अपनी। कभी भी मैग्नेटिक फोर्स बी वेक्टर के अलोंग तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो कभी भी ये v cos थीटा चेंज हो ही नहीं सकता, हमेशा इस डायरेक्शन में v cos थीटा से ही मूव करता रहेगा। दिस component v cos theta will not be affected by the magnetic field as motion along the magnetic field remains unchanged due to the b vector, ठीक है। तो मोशन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर विल बी सर्कुलर विद स्पीड v sin थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसका ये कंपोनेंट तो अनचेंज रहा, और जो v sin थीटा है वो भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। v sin थीटा भी कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी स्पीड अनचेंज रहती है ना मैग्नेटिक फोर्स में। जब एक कंपोनेंट v cos थीटा अनचेंज है तो दूसरा कैसे चेंज हो सकता है, वो भी हमेशा कितना रहेगा v sin थीटा, ठीक है ना। बट ये समझ में आ रहा है बेटा, v cos थीटा इधर हुआ और आपका v sin थीटा अगर इधर हुआ, देख रहे हैं, ये आपका v cos थीटा इधर हुआ और v sin थीटा अगर उधर हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स किधर जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है इसमें, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है मैग्नेटिक फोर्स की, इनटू द प्लेन आ रही है, ठीक है ना, इनटू द प्लेन आ रही है। तो सर्कल कैसे बनाओगे आप, देखो इधर था v sin थीटा, फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये आपका मान लो इस तरह का है ये v sin थीटा, और आपका b वेक्टर इधर जा रहा था, तो v sin थीटा v सर्कल नीचे की तरफ आ रहा था सेंटर पे, तो ये पार्टिकल इस सर्कल पर ऐसे घूमेगा ना, इस तरीके से इस प्लेन में घूमेगा, ठीक है ना। और अब क्योंकि ये खींच भी रहा है v cos थीटा आगे, तो वो इस तरह से आगे मूव करता जाएगा, इस तरह से बार बार इसको टच करता हुआ। यहाँ पे था ना ये एक्स एक्सिस, मान लो यहाँ पे थी, ठीक है। तो बार बार इसको ऐसे टच करता हुआ इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। ये मैंने इसमें लाइन फालतू में इधर खींच दी, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा एक्स एक्सिस पे, कैसे टच करेगा, मान लो ये बी वेक्टर वाली लाइन थी, तो ये इस तरह से टच करता हुआ बी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके, ठीक है ना। अब क्योंकि आपका टाइम पीरियड कांस्टेंट है, देखो अब पिच क्या होती है, एक सिंगल चक्कर में कितना आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, वो तो स्पीड से फर्क थोड़ी नहीं पड़ता, 2 पाई m/क्यूब सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बिल्कुल सर्कुलर मोशन है बेटा, जैसे कि पहले आपने पढ़ी है अभी पहले वाले केस में, बट स्पीड v sin थीटा और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। इसके बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर प्लेन है, या आपने क्या लिखा है यहाँ पर, v है, v cos थीटा v sin थीटा, तो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में v sin थीटा से बिल्कुल सर्कुलर मोशन हो रही है। रेडियस भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे उसमें, v की जगह बस v sin थीटा अपॉन क्यू बी कर दो, ये रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ आ जाएगी। ये एक सर्कुलर मोशन में चक्कर में टाइम कितना लगा, और फिर आपसे पूछता है पिच कितनी है दो सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस, इस तरह के हेलिकल मोशन में, तो वो कितनी होगी, v cos थीटा तो चेंज हो ही नहीं सकता, इनटू एक चक्कर में लगने वाला टाइम, ठीक है। तो देखो इंडिपेंडेंट आ रही है क्योंकि सब कांस्टेंट है, तो v cos थीटा कांस्टेंट है, और ये टाइम पीरियड जो है एक चक्कर का वो भी कांस्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर प्लेन है, जैसे मान लो आप ये x कह देते हो, तो ये वाई जेड प्लेन में बिल्कुल सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। तो उसकी जो स्पीड है v sin थीटा है, बट ये v cos थीटा होने की वजह से सर्कल आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है आपको, कि जैसे मैंने कहा कि ये आपका v वेक्टर है ये वाला, तो जो सर्कल चलेगा वो इस लाइन पर, ये जो बी वेक्टर वाली लाइन होगी इस पर इस तरह से टच करता हुआ चलेगा, इस तरह से सर्कल कंप्लीट कर, ठीक है ना, बार बार यहाँ पे टच करेगा चक्कर के बाद इसको, ठीक है। सेंटर मैंने कैसे लोकेट किया, बिल्कुल उसी तरह से कि सेंटर किस लाइन पर होगा,
ये जो आपका नीचे की तरफ आ रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, इस एक्सिस पर होगा सेंटर। ठीक है ना, यहाँ से इस तरह से घूमता हुआ इस तरह। ठीक है ना, इस तरह से, तो ये आगे बढ़ता रहेगा, हेलिकल मोशन होती है। तो ये सबको आना चाहिए। कभी कोई टाइम पीरियड पूछ ले, हेलिकल मोशन में एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, रेडियस पूछ ले हेलिकल पाथ की, तो आपको पता होनी चाहिए वही सर्कल वाली रेडियस है, वाईजेड प्लेन में जो सर्कुलर मोशन। आपसे पिच पूछ ले कि एक चक्कर में कितना आगे बढ़ जाता है, तो ये तीनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये सब अपन निकाल लेंगे, बट अभी यहाँ तक सबको आना चाहिए। वो सबको आना जरूरी नहीं, इसको आए वो समझ लेगा। ठीक है ना, बट ये बहुत बेसिक बात है जो जेई मेन वाला भी पूछता है और पूछता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको। यही सब मैंने निकाल के दिखाया यहाँ पे, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, अब बात आती है कि इन हेलिकल पाथ, ये बोल सकता हूँ कि इन हेलिकल ट्रेजेक्ट्री, क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर इन हेलिकल पाथ, यहाँ पर एक नोट लगा सकता हूँ क्या मैं एक? आप बताइए वो स्टेटमेंट सही है क्या? इन हेलिकल ट्रेजेक्ट्री एंगल, हेलिकल पाथ एंगल बिटवीन, इन हेलिकल पाथ, इन हेलिकल पाथ एंगल बिटवीन v vector and b vector, angle between v vector and b vector will always be constant, will always be constant। तो क्या ये बात ट्रू है कि रॉन्ग है? क्या v वेक्टर और b वेक्टर के बीच एंगल हमेशा कांस्टेंट है क्या? बताइए। और है तो कितना है वो इस सिचुएशन में? b वेक्टर है और v वेक्टर है, ये थीटा है, तो क्या v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा थीटा है क्या? क्या ये बोल सकते हो आप कि नहीं? बताइए। सबको क्लियर है बेटा ये? क्योंकि दोनों कंपोनेंट अनचेंज है ना, मैंने बोला वी साइन थीटा की डायरेक्शन चेंज हो रही है बस। ठीक है ना, वी साइन थीटा की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट है तो हमेशा वी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर। बताइए। वी कॉस थीटा के है तो हमेशा वाई, जैसे इसको मैंने एक्स बोला। देखो बेटा, एक को भी डाउट थोड़े से भी नहीं बचने चाहिए, लास्ट चांस है, इसके बाद कब समझोगे? इसके बाद नहीं है आपकी लाइफ में मैग्नेट को समझने का चांस। ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, इसमें काफी चीजें हैं। ठीक है, मैग्नेट, ईएमआई, ये क्रूशियल टॉपिक है। इवन एडवांस भी कोई हार्डकोर मैकेनिक्स नहीं पूछते हैं बेटा, गया वो जमाना जब मैकेनिक्स में से बहुत कुछ घुस घुस के पूछते थे। अब उसको ये टॉपिक अच्छे लगते हैं, इंडक्टर हुआ, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन। ठीक है ना, और बाकी जो पूछता है मैकेनिक्स का बनने वाला होता है बन जाता है, बहुत घुमा के देता है तो किसी से नहीं बनता है। उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास एग्जाम में एडवांस के कि हम उस घूमे हुए क्वेश्चन पे लगे रहें। ठीक है ना, वो बहुत रेयर चांस है, बट ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इन पे वो क्वेश्चन थोड़ा घुमाता भी है तब भी हो जाता है, वो ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करता है। ठीक है ना, तो इनको सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडवांस के लिए। मेंस तो सारा पूछ लेता है, मेंस में मैं नहीं कह सकता कि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेपर बनने हैं तो सब कुछ कवर कर लेता है। तो इन हेलिकल पाथ एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। देखो आपका वी कॉस थीटा वही है हमेशा। ठीक है ना, वी कॉस थीटा वही है आपका, और वी साइन थीटा वी अनचेंज है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर है। तो बस रिजल्टेंट वी कॉस थीटा से मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, तो टेन अल्फा हमेशा किसके बराबर आएगा? टेन थीटा ही तो हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। देखिए, किसी को दिक्कत तो नहीं है किसी भी टाइम? तो अल्फा हमेशा क्या आ रहा है? अल्फा हमेशा किसके बराबर आ रहा है? थीटा के बराबर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका मतलब हमेशा ही ऐसा हो गया फिर तो, कि कभी भी चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, तो आप कैसे भी प्रोजेक्ट करो, जो आपने इनिशियल एंगल रखा है वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, वो हमेशा वही एंगल रहता है। ठीक है, तो आपको ये लिख दूं क्या यहाँ पे? देखो, कोई डाउट तो नहीं लग रहा है इसमें कि अगर वी वेक्टर को आपने बी वेक्टर में फेंका है, ठीक है ना, विद वी वेक्टर, तो इन बी वेक्टर, इन एनी केस, देख लो कोई इसका एक्सेप्शन तो नहीं दिख रहा है आपको कहीं कुछ? कहीं से आप स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तब भी जीरो रह रहा है, शुरू में 90 था तो 90 पर, इसमें तो चेंज हो ही नहीं सकता। देन बी वेक्टर इन एनी केस, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर रिमेन सेम। ठीक है ना, इनके बीच का एंगल कुछ भी कर लो आप,
इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होता, केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसी केस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। वो सब बातें अपन करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, उस फोर्स को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। एक नाम है, मैं यही मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। लॉरेंज फोर्स होता है जब दोनों प्रेजेंट हैं तब चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा। तो उसको एक नाम दे देते हैं लॉरेंज फोर्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया है क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो लॉरेंज फोर्स विल बी गिवन बाय क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो उस पर भी आएंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन करेंगे, सारे केसेस डिस्कस करेंगे। ट्रेजेक्ट्री जब हम पढ़ेंगे, इनकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशंस निकालेंगे, सर्कल की, हेलिकल मोशन की। बट वो मैं अलग से एक पार्ट कराता हूँ, पहले बेसिक सबको आ जाए, ठीक है ना। फिर वो जो जितना समझना चाहे उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर सकता है। बट ये तो सबको आना चाहिए, पूछता ही, वो कभी पूछा नहीं, ठीक है ना, बट पूछ सकता है। और ट्रेजेक्ट्री सारा उस पे है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम भी लगता है उसमें, नहीं करेंगे अपन, अभी इसी बार करेंगे, अभी बार बार पढ़ने का नहीं होता है फिर कभी, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर है, आपको बिल्कुल यहाँ तक की बातें जितनी बताई हैं मैंने, बेसिक सर्कुलर पाथ और हेलिकल पाथ के बारे में। पिच, ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री तो बताइए, हेलिकल और सर्कल इक्वेशन अभी हम निकालेंगे। बट टाइम पीरियड, रेडियस और पिच, हेलिकल पाथ की, ये सब क्लियर है। एंगल कभी चेंज नहीं होता है, जितना आपने केवल बी वेक्टर में अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल वही रहेगा, ठीक है ना। अब इसी पर थोड़े से अपन प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना जो पढ़ा है, इतनी समझदारी से ही बिना ट्रेजेक्ट्री वेजेक्ट्री के इक्वेशन में घुसे हुए हम ये सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हैं। ये भी रूटीन प्रॉब्लम्स है मैग्नेटिक फील्ड की, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।